सीधा तान के चला है वो ललकार के। अंतिम भाव व्यक्त कर रहा हूँ। हम बहुत डराए गए लागे। आज हमारा सौभाग्य है कि ऐसे महापुरुष के बीच में हाई रेट थिंकिंग पावर ऑफ कैपेसिटी भारत देश का एक ऐसी शख्सियत जो आने वाले समय में भारत का सूर्य होगा, उगने वाला सूर्य। मेरा सौभाग्य है हम 30 साल से गाना गाई ला गए। कांग्रेस बीजेपी वाले आज तक मुख्यमंत्री आए हमका गाना नहीं गवाए। आज हमारा सौभाग्य है कि अखिलेश यादव जी के आए माँ हमका स्वयं अपना कहीन, हमारा लक्ष्मण भैया कहीन कि शास्त्री जी गाना गाई। हमारा सौभाग्य है। हमारे माता पिता के बहुत बड़े पुण्य रहे हुई, हमारे मेहरिया के बहुत बड़ा पुण्य रहा हो कि आज हम अखिलेश यादव जी के हुए गाना गाई लाए। अंतिम भाव। कठिन तपस्या भारत देश के माटी की निशी होई। कठिन तपस्या उत्तर प्रदेश के माटी की निशी होई। तब अखिलेश यादव के नाई बेटा ब्रह्मादी निशी होई। भारत देश के माटी की निशी होई। तब अखिलेश यादव के नाई बेटा ब्रह्मादी निशी होई। कैसे सीना तान के चला है वो ललकार के चला। हर किसी की जिंदगी में कभी खुशी और कभी भारत देश का भावी पीएम समाजवादी का लाल है चला। अखिलेश लाल है चला। गाने का मौका दिया लक्ष्मण भैया के लिए 2 शब्द कहूंगा। ये हुनर, ये रहनुमाई विधायक बहुत देखे जमाने में यारो, लेकिन लक्ष्मण तिवारी जैसी शख्सियत नहीं। के लिए जोरदार तालियों से स्वागत। बस आधा मिनट और लूंगा। हमारे परम सम्माननीय परम आदरणीय भाई महेंद्र मिश्रा जी, उनके लिए 2 शब्द कहूंगा। जब से देखा है जलवा तुम्हारा महेंद्र मिश्रा, कोई आंखों में जचता नहीं है। यूं तो देखे बहुत सारे नेता, लेकिन महेंद्र मिश्रा जैसा नहीं। उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत। हमारे परम सम्माननीय व्यास जी गोड प्रभारी मध्य प्रदेश, उनके लिए 2 शब्द कहूंगा। ये सत्य है किताबों में बिखर जाएंगे, ये खुशबू है फूलों में उतर जाएंगे। नफरत ही सही, हाथ तो मिलाओ इनसे, ये प्यास भी है सबके दिल में उतर जाएंगे। इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत। अंतिम भाव रामायण सिंह पटेल जी के लिए कहूंगा, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। हंसता हूं मैं सदा हंसाने का काम करता हूं, इस भरी महफिल को मस्तानों के नाम करता हूं। जो आज प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत में विराजमान है, ऐसे परम सम्माननीय रामायण सिंह पटेल को मैं सलाम करता हूं, सलाम करता हूं। बोलिए अखिलेश यादव की जय हो, जय हो। हम पूर्व गाना नहीं गा पाए, हमका लक्ष्मण भैया इशारा कह दी गाना बंद करे को पड़ा। गाना बनाए के आए रहन परम सम्माननीय के चरणों में बहुत जय हो रे तेरी, जय हो रे, जय हो अखिलेश सरकार तुम्हारी, जय हो, जय हो अखिलेश सरकार तुम्हारी, जय हो रे। सबसे पहले यहां पर आई हुई जनता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। जहां मुझे मैदान पूरा भरा दिखाई दे रहा है, मेरी जानकारी में लाया गया है कि सुबह 11 बजे से ही कार्यक्रम चल रहा है
इसका मतलब ये है कि बहुत सवेरे से ही यहां पर तैयारी करके लोग आए हुए हैं, मैं ये समझ सकता हूं। और सबसे विशेष बात इस कार्यक्रम की मुझे ये दिखाई दे रही है कि जहां पर मुझे पुरुष और नौजवान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वहीं मुझे बहुत बड़े दिखाई दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। राजकुमार शास्त्री जी का गाना सुन रहा था, वो सीना तान के कह रहे थे, सामने में लोग दिखाई दे रहे हैं, ये समाजवादी लोग हैं, लाल लगा करके इस बार सीना तान के समाजवादी पार्टी के साइकिल चुनाव चिन्हने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश चुनाव की अभी तारीख नहीं आई है। मध्य प्रदेश चुनाव नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं सभी दल अपनी अपनी तैयारी कर चुके हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि समाजवादी पार्टी इस बार तैयारी में पीछे नहीं है, तैयारी में एकदम आगे दिखाई दे रही है समाजवादी पार्टी। मैं अपने साथियों को ये बताना चाहता हूं कि जिस समय कांग्रेस की सरकार बनने को थी और कुछ सीटें कम पड़ रही थीं, बहुमत कांग्रेस पार्टी के पास नहीं था। बहुमत को पूरा करने के लिए सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने अगर किसी का समर्थन मांगा था तो समाजवादी पार्टी का इकलौता विधायक, जिसके समर्थन के बाद और दलों का समर्थन आ गया था। ये क्षेत्र वो है, विंध्य का इलाका या मध्य प्रदेश का वो इलाका जो बहुत पिछड़ा है। यहां के लोग बहुत पीछे छूट गए हैं। हम लोग अखबारों में, टीवी में और खासकर भारतीय जनता पार्टी के लोग न जाने क्या क्या प्रचार करते हैं। इधर जो लोग टीवी देखते होंगे वो देखते होंगे कि प्रचार बंद ही नहीं हो रहा टीवी पर। पता नहीं कहां से इतना धन दौलत आई है कि जैसे ही कुछ टीवी पे कुछ समय के लिए खाली होता है, केवल भारतीय जनता पार्टी का हमें प्रचार दिखाई देता है। अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में तो आ ही रहे होंगे विज्ञापन, लेकिन मैं देखता हूं उत्तर प्रदेश में भी बड़े बड़े अखबार जो हैं उसमें बहुत बड़े पैमाने पर विज्ञापन दिखाई दे रहा है। और जब मैंने जानकारी की और हासिल की जानकारी, तो वो पता लगता है कि वो केवल विज्ञापन है। अभी भी हमारे गरीबों का, किसानों का और खासकर आदिवासी भाई बहनों का कोई भाग्य नहीं बदला है। इसलिए जहां ये चुनाव होने जा रहा है, मैं अपने तमाम साथियों से कहना चाहता हूं, ये चुनाव केवल मध्य प्रदेश का चुनाव मत समझना, ये चुनाव देश का चुनाव भी समझना। आपका एक एक वोट आने वाले समय में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसके लिए संदेश देगा। बीजेपी इस प्रयास में है। पहले तो बहुत मंथन हुआ उनके अंदर कि चुनाव कब हो मध्य प्रदेश का, दिल्ली का चुनाव पहले हो कि मध्य प्रदेश का चुनाव पहले हो। ये मंथन हो रहा था, लेकिन सुनने में आ रहा है कि अब तो मध्य प्रदेश का चुनाव पहले होगा, दिल्ली का चुनाव बाद में होगा। लेकिन दिल्ली का रास्ता अगर उत्तर प्रदेश से निकलता है
तो मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है तो मध्य प्रदेश भी उसका संदेश देगा। अभी हमारे कई साथी कह रहे प्रधानमंत्री बन जाओ, प्रधानमंत्री रेस में समाजवादी खड़े हो जाओ। हम तो इतना जानते हैं कि जिसको भी प्रधानमंत्री बनना है वो उत्तर प्रदेश में आ जाओ। और अगर गुजरात से ही कोई प्रधानमंत्री बनता होता तो फिर उत्तर प्रदेश में क्यों आए प्रधानमंत्री? क्योंकि वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के बिना, उत्तर प्रदेश को जीते बिना दिल्ली की सरकार नहीं बनेगी। इसलिए मध्य प्रदेश के साथियों से मैं कहने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत बेईमान हैं, झूठे हैं, जो वादा करते हैं वो कभी पूरा नहीं करते। अपने हमारे किसान भाई, गरीब गांव के रहने वाले लोगों, याद कीजिए भारतीय जनता पार्टी ने आश्वासन दिया था और ये भरोसा दिलाया था कि वो सत्ता में आ जाएंगे तो हमारे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। यहां गरीब मजदूर किसान बैठे हैं, उन्हीं के परिवारों की माताएं बहनें बैठी हैं। बताइए, आपकी कोई फसल की कीमत अगर भारतीय जनता पार्टी ने दुगनी की हो तो बता दो हमें आप। आपका गेहूं तैयार हुआ होगा, गेहूं में क्या ये जो दोगुनी कीमत, आय दोगुनी की बात कही थी कि आपको गेहूं में आय दोगुनी हो गई? क्या जो धान आने वाला है या जो आया धान, पिछला भी हिसाब किताब लाइए, क्या धान की कीमत आपको उसमें आय दोगुनी हो गई? हमारे किसान का ना आय दोगुनी हुई लेकिन महंगाई तो दोगुनी हो गई होगी। डीजल, पेट्रोल, जरूरत की चीजें सब महंगी हो गई। बीजेपी के लोग कहते हैं हमने तो नौकरी दे दी, रोजगार दे दिया। उत्तर प्रदेश में तो नौजवानों को नौकरी रोजगार नहीं मिला। बताओ, हमारे मध्य प्रदेश के और खासकर सिरमौर के रीवा डिस्ट्रिक्ट के लोग और खासकर नौजवान, बताओ आपको नौकरी रोजगार मिला कि नहीं मिला? बताओ, डिग्री हासिल कर ली, पढ़ाई पूरी कर ली, आप जाएं गांव में आकलन करें, पूछें क्या पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी मिल रही है? क्या ये सरकार नौकरी दे पा रही है? और तब जब मध्य प्रदेश में पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, आप हिसाब किताब लगाओ, बताओ कितने साल से बीजेपी के लोग हैं यहां? सत्ता में 20 साल से ज्यादा हो गया होगा समय। ये लगातार सत्ता में हैं और ये मुख्यमंत्री जिनको मामा बोल रहे हो आप लोग, तो लगातार न जाने कितने सालों से हैं, कितने सालों से हैं बताओ। जो नौजवान 5 साल के रहे होंगे, जो 8 साल के रहे होंगे, बताओ आज उनकी कितनी उम्र हो गई होगी? क्या उनके हाथ में नौकरी और रोजगार आ गया क्या? अभी लोकसभा में तस्वीर दिखाई कि नारी शक्ति वंदन बिल आ गया, अधिनियम आ गया और बीजेपी के लोग प्रचार करने लगे कि अब तो माताएं बहनें विधानसभा में भी पहुंच जाएंगी, लोकसभा में भी पहुंच जाएंगी। नारी शक्ति अधिनियम आने के बाद ऐसा प्रचार किया जाएंगी। अभी बीजेपी ने सूची जारी की है, कई लोगों को चुनाव लड़ा रहे हैं, तो कहीं 33% अगर आ गई हो माताएं बहनें तो हमें बता दो उसमें।
अभी जो सूची जारी हुई है भारतीय जनता पार्टी की, क्या उसमें दलित, आदिवासी या हमारी महिलाओं को मौका दिया है? अपनी माताओं बहनों को कहना चाहते हो, संगठन के लोगों को कहना चाहते हैं, अगर कोई हमारी मां, बेटी या बहन या कोई भी पदाधिकारी महिला है और अगर उसने क्षेत्र में काम किया होगा, बीजेपी के लोग 33% लड़ाएं न लड़ाएं, लेकिन समाजवादी पार्टी 20% महिलाओं को टिकट देकर के उनको मौका देने का काम करेगी। और हम भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहते हैं, ये जो 33% का आरक्षण का जो सपना दिखाया है, वो तो न जाने कब पूरा होगा। कोई कह रहा 2 लोकसभा चुनाव हो जाएंगे तब भी लागू नहीं होगा। जब लागू हो तब लागू हो। कम से कम बीजेपी को मध्य प्रदेश में और आने वाले लोकसभा चुनाव में ईमानदारी से, अगर लोकसभा को उन्होंने मंदिर माना है और अगर इस बिल का नाम नारी शक्ति बंधन रखा है नाम, तो कम से कम लोकसभा विधानसभा में 33% माताएं बहनों को टिकट देकर के साबित करें कि इनकी नीयत साफ थी, इसीलिए इन्होंने 33% का बिल लाने का काम किया है। और हमारे समाजवादी लोग जानते होंगे, नेताजी के बारे में जानते होंगे कि एक समय था जब न जाने कितने लोगों ने विरोध किया था, न जाने कितने लोगों ने किस किस तरीके से कहा गया था कि अगर आप फूलन देवी को चुनाव लड़ाएंगे तो न जाने कितना विरोध हो जाएगा आपका। जो लोग पुराना समाजवादियों का इतिहास जानते होंगे वो जानते होंगे कि नेताजी ने किसी की परवाह नहीं की और वो फूल गरीब और खासकर जिनके साथ अन्याय हुआ उनकी आवाज बनकर के आगे आई थी, उसको भी लोकसभा में पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया था तो समाजवादी लोग और नेताजी। हम लोग हमेशा, और खासकर समाजवादी लोग जो पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी, उनको हमेशा मौका देते रहे। मुझे खुशी है इस बात की कि यहां आकर के लग रहा है कि समाजवादियों के गढ़ में मैं आया हूं। मैं जब यहां के पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी जी से मिला था मैं, और उनसे जब बातचीत हुई तो लगा कि ये न केवल चुनाव लड़ना चाहते हैं बल्कि ये भावनात्मक रूप से भी समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। ये जहां विधायक रहे हैं, मैं सबसे ज्यादा प्रभावित इसलिए भी हुआ हूं कि ये फौजी हैं। इन्होंने सीमा पर रह करके देश की रक्षा की है और मुझे खुशी होगी कि यहां की जनता इन्हें चुन करके भेजेगी और विधानसभा में आपके हक और सम्मान की रक्षा ये करने का काम करेंगे। लक्ष्मण तिवारी जी ने बुलाया हमें। आज उन्होंने पूरे समर्थन सहयोगी साथियों के साथ अपना चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है और आज के बाद तो विरोधी पार्टियों में खलबली मच जाएगी कि समाजवादी लोग तो आगे निकल आए हैं। बताओ खलबली मचने जा रही है कि नहीं मचने जा रही है? जो लोग कह रहे हैं कि लाडली योजना बहुत अच्छी है, आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी की चाल समझिए। दिल्ली और भोपाल की सरकार ने मिलकर के पहले गरीब बना दिया, पहले गरीबों को कुछ नहीं दिया और जब लगा कि हम गरीबों को कुछ नहीं दे पाए तो फिर लाभ देने की योजनाएं बना दी। हमारे किसानों के अकाउंट में भी भेज दिया कुछ पैसा, हमारी माताओं बहनों को भी दे दिया। ये जो 1000 रुपए से अब 3000 रुपए करने जा रहे हैं, इससे हमारी माताओं बहनों का काम चलने वाला नहीं है। अगर देश में सबसे पहले किसी ने माताओं बहनों को
सीधा सीधा पैसा देने का काम शुरू किया था तो वो समाजवादी पार्टी थी और समाजवादी लोगों ने समाजवादी पेंशन से महिलाओं का सम्मान को बढ़ाने का काम किया था। इसलिए आज जब भारतीय जनता पार्टी कह रही कि हमारी अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन पहुंच जाएगी, और ये अंग्रेजी में इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा गरीब समझ ही नहीं पाएगा 5 ट्रिलियन होता क्या है। जब ये दिल्ली वाले कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन पहुंच जाएगी, तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि हमारे माताओं बहनों का सम्मान 1000, 2000, 3000 में नहीं होगा, कम से कम उन्हें 6000 रुपए महीने का मिलेगा, तब हमारी माताओं बहनों का सम्मान हो पाएगा। इससे कम में उनका सम्मान नहीं होने वाला। और ये लोग कहेंगे कि 6000 कैसे दोगे, तो हम उनसे कहेंगे कि सरकार से हट जाओ, समाजवादियों को आ जाने दो, हम 6000 रुपए देकर के दिखा देंगे कि 6000 रुपए कैसे दिए जाते हैं। आप उद्योगपतियों का पैसा माफ कर दोगे, बैंकों से जो पैसा लिया बड़े बड़े लोगों ने उसका माफ कर दोगे। अगर वही पैसा आप उनसे ले लेते तो न जाने कितने गरीबों का घर और कितनी माताओं बहनों को 5000 से लेकर के 6000 रुपया ये पेंशन मिल जाती, उन्हें कहीं दूसरी तरफ नहीं जाना पड़ता। इसलिए जहां योजनाएं लागू करनी हैं, हमें अगर विशेष आदिवासी माताओं बहनों के लिए योजना चालू करनी पड़ेगी तो हम लोग करने का काम करेंगे। हमारे समाजवादी साथी जानते होंगे, जिस समय नेताजी सोनभद्र, मिर्जापुर और बनारस के इलाके में जो आदिवासी माताओं बहनों के बीच में गए थे, उसी समय उन्होंने मन बना लिया था कि अपनी बेटियों की पढ़ाई के लिए हम कन्या विद्याधन योजना चलाने का काम करेंगे। और जिस समय नेताजी मुख्यमंत्री थे तो 20,000 रुपया उन माताओं बहनों की बेटियों को देने का काम किया जाता था। जब पिछली समाजवादी सरकार थी तो 30,000 रुपए दिया जाता था। हम अपनी मध्य प्रदेश की बहनों को और खासकर आदिवासी बहनों को कह करके जा रहे हैं कि हमें सरकार की तरफ से बेटी के जन्म पर अगर मां को भी पैसा देना पड़ेगा तो हम लोग पैसा दे करके उसकी मदद करने का काम करेंगे। चाहे हमें 25,000 रुपए देना पड़े, चाहे 50,000 रुपया देना पड़े, हम समाजवादी लोग उनको दे करने करके सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। आज भी आदिवासी वैसे के वैसे हैं, न उनके बच्चे पढ़ पा रहे हैं, न पढ़ाई का इंतजाम है, और जो पढ़ाई का इंतजाम भी अगर अच्छा है तो कहां पढ़ करके जा पा रहे हैं। आप बताइए, सरकारी स्कूल में कहीं पढ़ाई हो रही हो तो बताएं। हाँ, मैं सरकारी स्कूलों में कोई पढ़ाई नहीं, और जो किताबें वो समय पर नहीं मिल रही, जो कपड़े मिलने चाहिए वो समय पर नहीं, खाने के इंतजाम में भ्रष्टाचार, और जो भर्ती हो रही है उसमें भ्रष्टाचार। जो हमारे अध्यापक हैं उन्हें भी ऐसा मौका नहीं मिल रहा कि अच्छी पढ़ाई करा सके, उनकी भी ट्रेनिंग नहीं। जब अध्यापक अच्छे नहीं होंगे तो हमारे बच्चे भी अच्छा नहीं पढ़ पाएंगे। अगर कोई जिम्मेदार है इसके लिए तो वो भारतीय जनता पार्टी है, जो पिछले कई वर्षों से लगातार मध्य प्रदेश के बीच में सरकार चलाने का काम कर रही है। कहने को तो ये कह रहे हैं कि हम चंद्रमा पर पहुंच गए हैं। अगर ये चंद्रमा पर पहुंच गए हैं तो बताओ हमारे बच्चे कब पढ़ लिख जाएंगे, ये बता दो हमें आप। क्या बच्चों की पढ़ाई के लिए पर्याप्त इंतजाम हो गए हैं? और भारतीय जनता पार्टी लगातार इस कोशिश में है कि गरीब के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने नहीं जाएं, और उसका परिणाम यह है कि उत्तर प्रदेश में तो 3000 प्राइमरी स्कूल बंद हो गए हैं, लेकिन सुनने में आ रहा है कि मध्य प्रदेश में भी कई हजार सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। सोचे हमारे गरीब भाई बहन, अगर सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे तो क्या प्राइवेट स्कूल में इनके बच्चे पढ़ पाएंगे? क्या उनका भविष्य होगा? और जब पढ़ाई लिखाई नहीं होगी तो कोई भविष्य नहीं होगा। इसलिए अगर कम से कम अपने बच्चों के भविष्य को सोच करके ऐसी सरकार जिसने स्कूलों को बंद कर दिया हो, ऐसी सरकार को हटाने का काम करना।
हमसे पत्रकार साथी पूछेंगे कि इंडिया गठबंधन है, तो हाँ, हम स्वीकार करते हैं कि इंडिया गठबंधन है, लेकिन इंडिया गठबंधन के अंदर समाजवादी पार्टी भी है। समाजवादी पार्टी की लड़ाई अपनी अलग रास्ते की लड़ाई भी है। इसलिए मध्य प्रदेश के साथियों, मुझे खुशी है कि संगठन बना है और लगातार समाजवादी पार्टी काम कर रही है। जो हमारा पुराना वोट पाने का सिलसिला रहा है, समाजवादी पार्टी लगातार वोट पाती रही और बढ़ती रही है। जिस सिद्धांतों को लेकर के हम चले हैं, जो नेताजी के सिद्धांत रहे हैं, अगर उन्हीं सिद्धांतों को अगर हम गांव तक पहुंचा ले जाएंगे तो हमें पूरा भरोसा है कि बड़ी संख्या में हमसे समाजवादी लोगों से लोग जुड़ जाएंगे। और आज जरूरत है ऐसी विचारधारा की, जो विचारधारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दी हो, जो विचारधारा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने दी हो, जो विचारधारा नेताजी ने संघर्ष कर करके बनाई हो, उस विचारधारा की जरूरत है। बिना उस विचारधारा के हमारे गांव गरीब के लोग खुशहाली और तरक्की नहीं कर सकते हैं। ये अगर कोई खुशहाली का रास्ता है तो वो समाजवादी रास्ता है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए साथियों, बीजेपी चुनाव से पहले न जाने क्या क्या कराएगी, न जाने कौन से मुद्दे लेकर के आएगी, लेकिन मुद्दे तो आपके सामने साफ हैं। जब आपको बिजली का बिल देना पड़ता होगा तो बताओ, आपको करंट लगता है कि नहीं लगता है? सुनने में आ रहा है बहुत बड़े पैमाने पे बिजली का बिल वसूला जाता है, और जो बिल नहीं दे पा रहे हैं उन्हें पुलिस भेज करके जेल भेजने का काम भी हो रहा है। अभी मैं विज्ञापन पढ़ रहा था भारतीय जनता पार्टी का कि देश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगा है आपके आसपास इसी जिले में। सुना है कि देश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगा है इसी जिले में, लेकिन जो बिजली बन रही है फ्री की, जो बिजली बन रही है वहां पर फ्री की, वो किसी भी हमारे गरीब को नहीं दी जा रही है। बताओ, किसी गरीब को दी जा रही हो तो बता दो हमें। ये सूरज फ्री, केवल पैनल लग गया, सूरज निकला, बिजली बन गई, और बिजली बनने के बाद सीधी बिजली दिल्ली चली गई, लेकिन मध्य प्रदेश वालों को बिजली किसी को नहीं मिली। बताओ, कहीं सोलर की बिजली आपको सरकार की तरफ से मिल रही हो तो बता दो। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, मुझे याद है वो समय जब देश के राष्ट्रपति कलाम साहब थे, मैं मुख्यमंत्री था, वो आए लखनऊ, उन्होंने कहा कि मैं गरीबों को फ्री बिजली देना चाहता हूं, और अगर आप इसका इंतजाम कर देंगे तो मैं उसके लिए जो कहोगे वो करने के लिए तैयार हूं। मुझे याद है उन्होंने पूरी जानकारी मुझे दी, और मैंने उस जानकारी को अपने अधिकारियों को बताया, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार थी, हम लोगों ने मिलकर के एक ग्राम सभा को चिन्हित किया, और जो उस समय के राष्ट्रपति रहे कलाम साहब ने सुझाव दिया था, उस पर हम लोगों ने काम किया। उस गांव को पूरा सोलर विलेज बना दिया, और आज भी अगर जाकर के देखेंगे उस गांव में इसी तरह के पैनल लगा करके पूरे के पूरे गांव को फ्री बिजली दे रहे हैं। किसी भी गांव वाले को एक भी पैसा बिजली के बिल का नहीं देना पड़ता है, पूरी की पूरी फ्री बिजली है। अगर उत्तर प्रदेश में ये काम हो सकता है, अगर ये काम उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार कर सकती है, तो अगर हमें मौका दोगे आप, तो गांव के लिए अगर उत्तर प्रदेश की तरह जिस तरीके से कलाम साहब ने हमें सुझाव दिया था, उस पर काम किया था, ग्राम सभा का अपना सोलर प्लांट होगा और पूरी की पूरी बिजली उस गांव की होगी। चाहे वो उससे चक्की चला लें, अपने गांव का पंखा, घर का पंखा चला लें, लाइट जला लें, और चाहे
खेत के लिए पंप लगा करके पानी खींचने, उसका कोई बिल आपको नहीं देना पड़ेगा, पूरा का पूरा फ्री होगा। ऐसा इंतजाम समाजवादी लोग करने का काम करेंगे। बताओ, देश का सबसे बड़ा प्लांट लगा हो, लेकिन हमारे गरीब को बिजली नहीं मिल रही हो। कह रहे हैं कि गरीब को हम आवास देंगे, आवास। अभी भी हमारे बहुत सारे गरीब और आदिवासी भाई बहन माताएं हैं जिन्हें अभी भी घर नहीं मिल पाया है, अभी भी उनके पास घर नहीं पहुंचा, योजना नहीं पहुंची। हमारे विधायक यहां बैठे हैं, वो जानते होंगे, समाजवादी सरकार थी तो लगभग हम लोग 4 लाख रुपए का समाजवादी आवास देते थे। देना शुरू कर दिया था गरीब को, और इसलिए देना शुरू कर दिया था कि अगर कहीं प्रधान या गांव से जुड़े हुए अधिकारी कुछ भ्रष्टाचार भी कर लें, लेकिन हमारे गरीब का पूरा घर बन जाए, तो 4 लाख का हम लोग लगभग समाजवादी आवास देते थे, जिसमें सोलर पैनल लग जाता था, एलईडी बल्ब फ्री देती थी सरकार, पंखा देती थी, कहीं आपको तार की जरूरत नहीं पड़ती थी, न ट्रांसफर फूकने की जरूरत पड़ती थी, और सीधा सीधा गरीब का घर सोलर पैनल के माध्यम से पंखा, बिजली और जो सुविधाएं हैं, टीवी से लेकर के अपना मोबाइल चार्ज कर लेता था। ये इंतजाम अगर किसी ने किया था तो समाजवादी लोगों ने किया था। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने गरीबों के लिए लोहिया आवास योजना चलाई थी, मध्य प्रदेश में भी अपने खासकर आदिवासी भाई बहनों के लिए, गरीब और गांव में रहने वाले लोगों के लिए लोहिया आवास योजना चला करके उनको पक्के घर देने का काम भी करेंगे। अभी मैं प्रधानमंत्री जी का भाषण पढ़ रहा था। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि कांग्रेस वालों ने शौचालय नहीं बनाए, इसलिए हमने शौचालय बनाए हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, अगर शौचालय नहीं बनाए, शौचालय में पानी कांग्रेस ने नहीं दिया, तो बताओ क्या भारतीय जनता पार्टी ने शौचालय में पानी दे दिया? तो ये जो शौचालय हैं, बिना पानी के कैसे जाओगे, ये बताओ हमें आप। क्या मध्य प्रदेश में ऐसे ही शौचालय बने हैं? ये हमारे सही साथी कह रहे हैं, जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां शौचालय भी कागज में ही बन गए, शौचालय जमीन पे नहीं बन पाए। ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं भ्रष्टाचार की, दिल्ली में और न जाने कहां कहां बैठ करके, हमारे पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी लोग जब कभी आकलन करेंगे तो वो पाएंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का काम हुआ था नोटबंदी। नोटबंदी से बड़ा भ्रष्टाचार का काम कोई नहीं हुआ। ऐसा फैसला लिया सरकार ने कि चाहे वो काला धन चाहे सफेद धन हो, पूरा का पूरा बैंकों में जमा करा लिया। बताओ वो जमा हो गया क्या नहीं हो गया? और जिस पैसे के लिए कहा इन्होंने कि ये 2000 रुपया जो नया बना है, इसके अंदर चिप है, अगर किसी के पास भी जाएगा तो बीजेपी को पता लग जाएगा। बताओ 2000 रुपया भी बंद हो गया कि नहीं बंद हो गया? हम जानते हैं कि कई आदिवासी भाई बहनों ने तो 2000 रुपए देख भी नहीं पाया होगा। कब छपा, कब आया और कब जमा हो गया, ये भी नहीं पता लगा। बताइए 2000 रुपया जमा हो गया कि नहीं हो गया? अब हो सकता है कुछ ने रखा हो यादगार के लिए अपने घर में बचा करके, यादगार के लिए तो रखा होगा, लेकिन वैसे सब रुपया जमा हो गया। हम जानना चाहते हैं, बताओ नोटबंदी के बाद ऐसी भ्रष्टाचार बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। और मध्य प्रदेश में तो हर चीज में भ्रष्टाचार है। अगर भ्रष्टाचार नहीं होता
तो लगातार एक सरकार को जनता ने मौका दिया है, सरकार न जाने कहां पहुंच गई होती, जनता की न जाने होती। इसलिए साथियों, हम आपसे कहना चाहते हैं, हम लोग हमेशा चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आपके बीच में उतारते हैं। इस बार लगातार समाजवादी लोग पिछले कई वर्षों से काम कर रहे हैं, संगठन भी तैयार किया है, हम लोग जगह जगह कार्यक्रम भी चला रहे हैं और समाजवादी पार्टी से बड़े महत्वपूर्ण लोग जुड़ भी रहे हैं। और इसी कड़ी में सिरमौर से तिवारी जी जुड़े हैं। हमें उम्मीद है कि आपका सहयोग और समर्थन मिल जाएगा। ये यहां से चुन करके विधानसभा में पहुंच करके आपके हक और सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। इसलिए और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम लोग भी आपके दुख सुख में, और अगर कोई भी बड़ा परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो हम अब आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। हम आपके साथ कंधे से कंधे मिला करके खड़े होंगे। अभी इन्होंने बताया क्या उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए न जाने कितना घूम के जाना पड़ता है। अगर टनल बन जाए तो सीधे जुड़ जाएंगे हम लोग। मैं ये जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि हमारे तमाम लोगों को क्यों घुमा करके जाने देते हो आप? कहने को तो आप कह रहे हो कि बड़ी बड़ी सड़कें बनाई हैं। हम अपने लक्ष्मण तिवारी जी और जनता को भरोसा दिलाते हैं कि समाजवादी लोग इस सड़क को और टनल बनाने के लिए अगर हम लोगों को कोई भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लोकसभा में आवाज उठानी पड़ेगी, तो उठाने का काम करेंगे, जिससे आपको घूम के न जाना पड़े, सीधा सीधा आप उत्तर प्रदेश से जुड़ जाएं। और जब लोकसभा में उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा इंडिया और समाजवादी पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी जीतेंगे तो बीजेपी का प्रधानमंत्री नहीं होगा, प्रधानमंत्री दूसरा होगा, जिसको समाजवादी पार्टी के लोग और इंडिया गठबंधन के लोग कहेंगे वो प्रधानमंत्री होगा। ये तो जाने वाली सरकार है। बताओ, जाने वाली सरकार है कि नहीं है? दिल्ली वालों ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। किसी के अच्छे दिन आए हो तो बता दो हमें। अच्छे दिन किसी के आए हो तो बता दो आप। इन्होंने कहा कि नौकरी दे देंगे, रोजगार दे देंगे। किसी को नौकरी रोजगार नहीं मिला, सब रोजगार के बेरोजगार रह गए। जो बैंकों से पैसा आपकी जेब में आना था, 15 लाख अभी भी याद कर रहे हो? कुछ लोग तो 15 लाख अभी भी याद कर रहे हैं। आपको 15 लाख का धोखा दिया, इसलिए आपको भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना पड़ेगा, तभी आप इनसे कुछ हासिल कर पाएंगे। इसलिए इन्होंने देश को पीछे ले जाने का काम किया है। जहां तक ये गौ सेवा की बात करते हैं, अगर ये हमारे गरीब और किसान की मदद करें तो हमारा किसान अपने आप गाय की सेवा करने लगेगा, गौवंश की सेवा करने लगेगा। ये बीजेपी के लोग नहीं चाहते कि गौ सेवा हो, गौवंश की सेवा हो। मुझे नहीं पता कि मध्य प्रदेश में कितने लोगों की जानवर से टकराने से जान गई होगी, लेकिन मैं ये कह सकता हूं उत्तर प्रदेश में कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन जानवर से टकराने से कोई एक्सीडेंट ना होता हो या किसी न किसी एक व्यक्ति की उत्तर प्रदेश में जान न जाती हो। गौवंश के कारण, एक्सीडेंट के कारण हर दिन कोई न कोई जान जा रही है। अगर जान गरीब की जा रही है, उसके लिए कोई जिम्मेदार है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग जिम्मेदार हैं, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। इसलिए इस मंच पर बैठे हुए हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रामायण सिंह पटेल जी का मैं धन्यवाद देता हूं, लक्ष्मण तिवारी जी का विशेष धन्यवाद देता हूं, विश्वनाथ सिंह मरकाम जी का धन्यवाद, व्यास जी गौर जी का, दद्दन सिंह का, अनिल प्रधान जी का, विशंबर सिंह जी का, निर्भय जी का, कमलेन पांडे जी का, श्रीमती अनीता रंजन जी का, और बहुत सारे जो समाजवादी साथी जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं,
मैं उनका धन्यवाद देता हूं। इस चुनावी जनसभा से पहले जो जनसभा हो रही है उसमें आए हुए मैं सभी आदरणीय बुजुर्ग माताएं बहनों और खासकर नौजवानों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आकर के न केवल आपने कार्यक्रम सफल किया है बल्कि हम समाजवादी लोगों का मनोबल भी बढ़ाया है। हमारा भरोसा बढ़ा है कि जो लड़ाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने लड़ी, जो रास्ता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने दिखाया और जिस संघर्ष के रास्ते पर नेताजी हमेशा चलते रहे, उसी रास्ते पे चल करके हम लोग आगे बढ़ करके समाजवादी सिद्धांतों को लागू करेंगे, जिससे हमारे किसान, गरीब और माताएं बहनें और खासकर आदिवासी भाई बहनों का भविष्य बेहतर हो। हम अपने आदिवासी भाई बहनों को कहना चाहते हैं, हम उनके लिए अलग से इलेक्शन के मैनिफेस्टो लागू करेंगे, क्योंकि आबादी में सबसे ज्यादा अगर कोई है तो हमारे पिछड़े और आदिवासी भाई बहन हैं। तभी मैंने नारा दिया था उत्तर प्रदेश में कि एनडीए को कोई हराएगा तो हमारा वो पीडीए हराएगा, जिसमें पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक मुसलमान भाई हैं। अगर कोई एनडीए को हराने का काम करेगा तो वो पीडीए हराएगा। और इधर तो चमत्कार हो रहा है राजनीति में, इधर तो चमत्कार हुआ है राजनीति में कि अब तो कांग्रेस पार्टी भी कह रही है कि हम जाति जनगणना कराएंगे। इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है कि जहां समाजवादी लोग, नेताजी शरद यादव, लालू प्रसाद यादव जी या दक्षिण भारत के जितने भी नेता हैं, हम लोग न जाने कितने सालों से तैयारी कर रहे थे, इसी मांग को लेकर के लड़ रहे थे कि जाति जनगणना देश में हो, और देश में जब जाति जनगणना होगी तभी जाकर के हम किसको कितना मिलना चाहिए वो तय कर पाएंगे। अब तो कांग्रेस भी समाजवादियों के रास्ते पर आ गई है, इससे ज्यादा खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती। इसलिए मैं एक बार फिर अपने लक्ष्मण तिवारी जी को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं इस ऐतिहासिक और सफल कार्यक्रम के लिए। और मैं अपनी जनता से कहूंगा, ये जो विज्ञापन आ रहे हैं इसके धोखे में मत जाना, क्योंकि जो विज्ञापन हैं वो बड़े बड़े विज्ञापन हैं। ये जो विज्ञापन बता रहे हैं आपको, ये बीजेपी का विज्ञापन है कि हवाई जहाज से इतने लोगों को यात्रा करा दिए। इन्होंने तो नारा ये दिया था कि हवाई चप्पल पे चलने वाला हवाई जहाज में चलेगा। बताओ, यहाँ बैठे हुए लोग सब हवाई चप्पल वाले लोग हैं, इनमें से कितने लोग हवाई जहाज में बैठे होंगे? अगर कोई बैठा हो तो बता दो हमें। आसमान में उड़ता हुआ था देखा होगा हवाई जहाज, लेकिन बीजेपी ने जो नारा दिया था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा, लेकिन मैं नहीं देख पा रहा हूं कि कोई भी हवाई जहाज में बैठ पाया है। और जो हवाई जहाज थे वो भी बिक गए। एयरपोर्ट जहां पर हवाई जहाज खड़ा होता था वो भी बीजेपी ने बेच दिया। न केवल हवाई जहाज और हवाई अड्डे बेचे हैं, ट्रेन और रेलवे स्टेशन भी बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का विज्ञापन है कि मलबा, बुंदेलखंड विकास पथ, नर्मदा प्रगति पथ, विंध्य प्रगति पथ, अगर हमारी ये टनल नहीं बनेगी तो ये कौन सा प्रगति का पथ है जिसमें हमें घूम के जाना पड़ रहा है। समाजवादी लोग इस बात को रखेंगे कि जब भी हमें मौका मिलेगा तो हम सीधा सीधा उत्तर प्रदेश से आपको जोड़ने का काम करेंगे। ये विज्ञापन है जिसमें कह रहा हाईटेक मध्य प्रदेश बन रहा है। बताओ कितना हाईटेक मध्य प्रदेश बन गया, ये हमें आप बता दो। आपका स्टेशन अभी तक आधुनिक नहीं हो पाया है। महिलाओं को बैठने के लिए महिलाओं को सुविधा कुछ है ही नहीं। जो हाईटेक विज्ञापन तो है, लेकिन जमीनी हाईटेक कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। टीकाकरण में तो आगे हैं, लेकिन गौवंश बचाने में कहां हैं? मैंने कहा था कि विज्ञापन में तो बड़े बड़े ऊर्जा वाले प्लांट दिखाई देंगे, लेकिन ये ऊर्जा के प्लांट जो विज्ञापन में लगे हैं, क्या इस विज्ञापन में ये भी बताया गया है कि गरीब को मिली है बिजली कि नहीं मिली है? अगर गरीब को बिजली मिली है तो उसे बिल भी न जाने कितना ज्यादा देना पड़ रहा है। महिलाओं को आरक्षण की बात कर रहे हैं, कम से कम जो सीटें दी हैं इन्होंने उसमें लागू करें कि 33% ये आदिवासी, दलित और महिलाओं को दे रहे हैं। इसलिए
इनके विज्ञापन तो बड़े बड़े हैं, विज्ञापन तो रंग बिरंगे हैं, लेकिन सच्चाई वो नहीं है। इसलिए सच्चाई के साथ खड़े होकर के लक्ष्मण तिवारी जी और समाजवादियों का साथ देना, चुनाव चिन्ह साइकिल याद रखना और इंडिया गठबंधन को जिता करके नई दिशा में, नई क्रांति की तरफ आप लोग बढ़ने का काम करना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। वहीं जो उत्तर प्रदेश से लोग आए हैं, जो आसपास के जिले के लोग हैं, मैं देख रहा हूं बांदा के, चित्रकूट के, बहुत बड़ी संख्या में तो नहीं, लेकिन कुछ जिम्मेदार नेता कार्यकर्ता हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर आज आप आए हो तो कोई न कोई एक विधानसभा पकड़ लो जहां पर समाजवादियों के काम, समाजवादियों के सिद्धांत और समाजवादी योजनाओं को अगर आप समझा दोगे तो हमारी समाजवादी पार्टी की बहुत बड़ी मदद होगी। हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के भी कार्यकर्ता नेता यहां समझा करके इस समाजवादी पार्टी के साथ लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब इसी कड़ी में हमारे जो साथी हैं, युवा नेता अंतेश सिद्धार्थ जी आए और अपनी टीम के साथ गजमाला से स्वागत करें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। साथ ही जो हमारे गायक मंडली तिवारी जी हैं वो भी तैयार रहे मिलने के लिए। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष से आपकी सबकी भेंट कराएंगे। गायक तिवारी जी, इसके बाद राजकुमार शास्त्री नाम है तिवारी जी ने। कौन कौन है ये भैया बताएंगे। बता दे शास्त्री नाम है, तिवारी नहीं नाम है।